एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या मतलब है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का मतलब ये है कि अभी तक हमने मैटर की जो 3 फिजिकल स्टेट्स देखी हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इन तीनों ही स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है। और यू कैन से कि ये तीनों ही स्टेट्स क्या शो करती हैं? इंटर कन्वर्जन। मतलब कि एक सॉलिड स्टेट चेंज हो सकती है लिक्विड स्टेट में, एक लिक्विड स्टेट चेंज हो सकती है गैसियस स्टेट में। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि एक गैसियस स्टेट चेंज हो सकती है लिक्विड स्टेट में और एक लिक्विड स्टेट चेंज हो सकता है सॉलिड स्टेट में। एक और केस पॉसिबल है जहां पे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैसियस स्टेट में। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो यहां पे हमने बोला कि जो मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं उनके बीच में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम इसी मैटर की स्टेट्स की इंटर कन्वर्जन को पढ़ेंगे। देखेंगे कि क्या सच में मैटर की स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है? क्या हमने कभी भी मैटर की स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन को देखा है या हम पहली बार देखने वाले हैं आज के सेशन में? और अगर होता है इंटर कन्वर्जन तो फिर कैसे होता है? ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज के हमारे इस सेशन में। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। अब इस स्टेज पे मैं आपको एक बात की गारंटी तो दे सकती हूं कि हो सकता है कि आपको आपके सामने कभी भी मैटर की जो स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है ये आपको शायद दिखा ना हो या समझ में ना आया हो, लेकिन जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है ना मैटर के स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन में, उन सभी प्रोसेसेस से आप बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हो। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्या मैटर की स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। जैसे कि मैंने बोला कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड हो रहा है गैसेस में, गैसेस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, लिक्विड हो रहा है कन्वर्ट सॉलिड में। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? क्या ये चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं या हमने ये चीज पहले भी देखी हुई है या हम डेली देखते हैं? इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास क्या है, हम सभी के पास में घरों में एक रेफ्रिजरेटर तो सभी के पास होता है। अब उस रेफ्रिजरेटर से आप क्या करो, फ्रीजर से आइस क्यूब्स बाहर निकाल लो। आइस क्यूब्स को बाहर निकालो और बाहर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। विद इन 5 मिनट्स आप देखोगे कि जो आइस क्यूब्स है ना वो कन्वर्ट हो गई किसमें? पानी। जिस जगह पे आपने अपनी आइस क्यूब रखी थी वहां पे अब आइस क्यूब नहीं रही, वहां पे तो सिर्फ आपको अब पानी ही पानी दिख रहा है। ये क्या हुआ? ये हुआ स्टेट का, मैटर की स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन। मतलब कि जो आपकी आइस क्यूब थी ना वो आइस क्यूब अपने सॉलिड स्टेट में थी। जैसे ही आपने उस आइस क्यूब को फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दिया तो वो जो आइस क्यूब है वो कन्वर्ट हो गई किसमें? पानी में। जिस जगह पे आपने आइस क्यूब रखी थी 5 मिनट बाद वहां पे आपको आइस क्यूब नहीं दिखेगी, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखेगा। पानी क्या है? पानी है लिक्विड स्टेट। तो यहां पे आपने देखा कि सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड स्टेट में। अब इस पूरी कहानी की जगह अगर मैं आपको यह बोल देती कि आइस क्यूब को फ्रीजर से बाहर निकालो और उसको मेल्ट करो, यानी कि यहां पे मेल्टिंग की प्रोसेस लग रही है, तो आप मेल्टिंग वर्ड से समझ जाते कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। इतनी सारी कहानी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आइस क्यूब को बाहर निकालो, 5 मिनट रखो, आप देखोगे कि वहां पे पूरा पानी पानी आ गया है, आपको आइस क्यूब दिख ही नहीं रहा है। इस पूरी कहानी की जगह अगर मैं आपको सीधे से ये बोल देती कि भाई वहां पे मेल्टिंग हो रही है, तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जाती कि हाँ भाई मेल्टिंग से हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है
कि मैटर की स्टेट्स किस तरीके से आपस में इंटर कन्वर्जन शो करती हो, ये आपको ना पता हो, लेकिन आपको जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन में, उन प्रोसेसेस से आप अच्छी तरीके से फेमिलियर हो। चलो, आपने क्या किया था, आइस क्यूब को मेल्ट करके पानी बना लिया। अब जो आपके पास पानी आया है, एक और एग्जांपल देख लो, अब जो आपके पास पानी आया है उसको एक कंटेनर के अंदर डालो, फिल करो और उस कंटेनर को रख दो कहाँ, गैस पे, और गैस ऑन कर दो। गैस ऑन करने से होगा क्या, बेसिकली आप हीट सप्लाई करोगे पानी को। अब इतनी हीट सप्लाई करो, इतनी हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करने से क्या होगा, पानी गर्म होता जाएगा। इतना गर्म कर दो पानी को कि पानी का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आप बोलोगे कि मैम पानी का लेवल कम क्यों हो रहा है, हम तो पानी को गर्म कर रहे थे। एक्चुअली पानी को हमने इतना गर्म कर लिया, इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, सप्लाई कर दी कि पानी जो है ना अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका पानी जो आपके कंटेनर में था वो लिक्विड स्टेट में था, और हीट सप्लाई करने पर वो जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो वाटर वेपर्स क्या है, गैसियस स्टेट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पानी अपने लिक्विड स्टेट से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, अपने गैसियस स्टेट में जा रहा है, वाटर वेपर्स में जा रहा है, भाप बन रही है। इसीलिए पानी का लेवल क्या हो रहा है, आपके कंटेनर में कम होता जा रहा है। अब इस पूरी कहानी की जगह मैं आपको ये बोल देती कि आपको क्या करना है, पानी की बॉइलिंग करनी है या वेपोराइजेशन करना है, तो आप तुरंत समझ जाते कि मैम क्या बोलना चाह रही हैं। इतनी पूरी लंबी कहानी बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस होती है बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, ये आप सबको पता है कि पानी की बॉइलिंग मतलब क्या, उसको इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करना कि पानी बॉयल होने लगे। और डेफिनेटली जब पानी बॉयल होता है तो क्या होगा, पानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स का जो वाटर वेपर्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेशन मत बोलना, इवेपोरेशन अलग चीज है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पानी को बॉयल किया, बॉइलिंग के कारण क्या हुआ कि पानी की जो है वाटर वेपर्स बनने लगी। वाटर वेपर्स की प्रोसेस को बनने को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। तो वेपोराइजेशन हुआ जिसके कारण पानी बन गया किसमें, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। और यही जो कन्वर्जन हो रहा है वाटर का वाटर वेपर्स में, ये क्या है भाई, ये है मैटर की स्टेट्स का कन्वर्जन। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि हो सकता है कि आपने कभी एग्जैक्टली आपने ऐसा ना देखा हो कि सॉलिड स्टेट लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड गैसेस में जा रहा है, लेकिन जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उन सभी प्रोसेसेस से आप अच्छी तरीके से क्या हो, फेमिलियर हो। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉलिड के साथ। सो सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, सॉलिड यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इस लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। जो आइस क्यूब थी वो क्या था, अपने सॉलिड स्टेट में था, और ये सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ था, पानी में कन्वर्ट हुआ था। पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और इस मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है भाई, फ्यूजन होता है। वैसे तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए रहते हैं, लेकिन इस सेशन में मैं कॉमन वर्ड्स को यूज कर रही हूँ, उन वर्ड्स को यूज कर रही हूं जो कि अधिकतर यूज होते हैं इंटर कन्वर्जन के दौरान, स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन के दौरान। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग का दूसरा नाम होता है फ्यूजन। फाइन। फिर इसके बाद में लिक्विड। अब हमारे पास लिक्विड आ गया। अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, गैसियस स्टेट में जा रहा है। पानी को बॉईल किया था, बॉईल करने से क्या हुआ, वाटर वेपर्स बन गई। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि बॉइलिंग हुआ और वेपोराइजेशन हुआ। वेपोराइजेशन मतलब क्या, वाटर वेपर्स का बनना, ठीक है। अब देखो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। गैसेस क्या हो सकती हैं, गैसेस हम बोलते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एलपीजी का एग्जांपल दिया था ना। हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या होता है, उसमें पेट्रोलियम गैस होती है। कहने को गैस है लेकिन वो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। तो वहां पे हम बोलते हैं कि गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में। गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, आपने जो पानी की भाप बनाई थी, उस पानी की भाप को, वाटर वेपर्स को आप दोबारा क्या कर सकते हो,
पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंटेनर जो आपने रखा था उसमें अगर आपने ऊपर लिड नहीं लगाया है, उसको कवर नहीं किया है, तो वाटर वेपर्स उड़ जाएंगी, भाप बन जाएंगी, हवा में जाकर के मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने क्या किया, उसको कवर करके रखा हुआ है, उसमें लिड लगाई है, तो जब आप लिड को खोलोगे, कवर को देखोगे, उसके आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर छोटी 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 पानी की बूंदें हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ आ गई भाई? पानी तो नीचे कंटेनर में था, तो ऊपर कैप में या लिड में या कवर में पानी की बूंदें क्या क्यों हो गई, कहाँ से आ गई? एक्चुअली जब आपने पानी को बॉईल किया था तो वेपोराइजेशन के कारण वाटर वेपर्स बन गई थी। ये वाटर वेपर्स कहाँ आ गई? कवर में आ गई कंटेनर के। और जैसे ही आपने क्या किया, बॉइलिंग बंद कर दी, हीट को हटा दिया, तो क्या हुआ? टेम्परेचर कम हो गया, और ये जो वाटर वेपर्स हैं ये दोबारा कन्वर्ट हो गई किसमें? पानी में। तो यहाँ पे वाटर वेपर्स का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड भी सॉलिड स्टेट में जा सकती है, प्रोसेस हम सबको पता है क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन, या इसका दूसरा नाम होता है क्या? फ्रीजिंग। जो आपके पास पानी है उसको, उससे आप बर्फ भी जमा सकते हो, पानी से आप आइस क्यूब्स भी जमा सकते हो फ्रीजर में डाल के। तो जो फ्रीजर में डालने की जो प्रोसेस होती है, जो आप पानी से बर्फ बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। उसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड बन रहा है। एक और केस पॉसिबल है जहां पे हम बोलते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सॉलिड में, या सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैसियस स्टेट में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है। नैप्थलीन बॉल्स को कभी देखा है? नैप्थलीन बॉल्स व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, जिनको हम कपड़ों के बीच में डालते हैं ताकि कपड़ों में किसी तरह का कीड़ा वगैरह ना लगे। 1-2 महीने बाद जब आप नैप्थलीन बॉल को देखोगे, साइज उसकी ग्रेजुअली छोटी 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 दिखाई देगी, और 3-4 महीने बाद तो आपको नैप्थलीन बॉल दिखेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नैप्थलीन बॉल पहले पानी बनती है, पानी के बाद फिर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। नैप्थलीन बॉल डायरेक्टली हम बोलते हैं कि सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाती है। आई होप ये सारी प्रोसेसेस आप सभी को पता होंगी, घबराने की बात नहीं है, इन सभी प्रोसेसेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मैटर की स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन आखिर पॉसिबल है तो है कैसे? ये हमें समझ में आ गया कि मेल्टिंग क्या है, फ्यूजन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, सब्लिमेशन क्या है। लेकिन ये प्रोसेस आखिर ऐसा कर क्या देती है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है? क्या कर देती हैं ये सारी प्रोसेसेस? ये प्रोसेसेस एक्चुअली मैटर की स्टेट की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको बदल देती हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा होता है, जो कोहेसिव फोर्स लगा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी? लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूं कि ये बेसिकली जो मेल्टिंग और फ्यूजन की प्रोसेस है ना, ये क्या करती है? सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है, जिसके कारण वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड स्टेट में हम बोलते हैं कि कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, उसकी स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट को अगर आपको लिक्विड स्टेट में भेजना है तो आपको सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी। जब स्ट्रेंथ कम होगी तो अपने आप सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े दूर दूर तो हो ही जाएंगे कि कम से कम उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस तो आ जाएं। एक बार आपने सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस आप ले आए तो समझ जाओ कि आपका सॉलिड अब क्या हो गया है? अब लिक्विड स्टेट में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट तभी लिक्विड में जा पाएगा जब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। और प्रॉपर्टीज चेंज कौन करवाता है? यही प्रोसेसेस करवाती हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये प्रोसेसेस करती क्या है?
मैटर के जो भी स्टेट्स है ना, अकेले ये बात मेल्टिंग और फ्यूजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, सबके लिए हो गया। ये प्रोसेसेस करती क्या है, मैटर की स्टेट्स को, की जो प्रॉपर्टीज हैं, मैटर की स्टेट्स की प्रॉपर्टीज उसको चेंज करवा देती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये चेंज होता क्यों है, ऐसा क्या कर देती हैं ये मेल्टिंग और बाकी प्रोसेसेस? ये बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर देती हैं। हमने मान लिया कि ये प्रोसेसेस मैटर के स्टेट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैटर की स्टेट की प्रॉपर्टीज चेंज हो क्यों रही हैं? क्योंकि उनका टेम्परेचर और उनका प्रेशर चेंज हो रहा है। पूरा खेल इस टेम्परेचर और इस प्रेशर का है। अगर आपने अपने रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से आइस क्यूब बाहर नहीं निकाली होती तो क्या आपकी आइस क्यूब फ्रिज में रखी रखी, फ्रीजर में रखी रखी ही मेल्ट हो जाती? नहीं हो जाती। भाई फ्रीजर का अगर मैं बोलती हूँ कि फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है, और इस -5 डिग्री सेल्सियस से आपने क्या किया है, आइस क्यूब को बाहर निकाला है, और बाहर आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप अपने आइस क्यूब को फ्रीजर से -5 डिग्री सेल्सियस से जब तक आप 20 डिग्री सेल्सियस तक ना लेकर के आ जाओगे, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपकी आइस क्यूब आखिर मेल्ट कैसे होगी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फ्रीजर में रखे रखे आइस कभी मेल्ट नहीं होगी। अगर आपने सोचा है कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे कि आपको बर्फ जमानी है और आपने जो पानी लिया हुआ है वो कहाँ है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। जब तक आप अपने पानी को फ्रीजर में नहीं रखोगे तब तक वो फ्रीज नहीं होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस नहीं होगी, और तब तक बर्फ नहीं जमने वाली। तो ये जो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, ये करती क्या है, बेसिकली टेम्परेचर चेंज कर देती हैं। टेम्परेचर चेंज हुआ तो मैटर की जो स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जहां प्रॉपर्टीज चेंज हुई स्टेट का कन्वर्जन हो गया। तो पूरा खेल किसका होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का। जो मैंने आपसे बोला था कि हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं उसमें पेट्रोलियम गैस भरी होती है। कहने को पेट्रोलियम गैस है लेकिन होती वो लिक्विफाइड फॉर्म में, इसीलिए उसको हम एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आखिर वो लिक्विफिकेशन हो कैसे रहा है पेट्रोलियम गैस का, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम फोर्स और प्रेशर एक्सर्ट करके गैस के पार्टिकल्स को पास लेकर के आ सकते हैं। तो यहां पे हमने सीखा कि गैसेस में जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे, चेंज इन प्रेशर होगा, तब वो अपने स्टेट को चेंज करके कहां पहुंच जाएंगी, लिक्विड स्टेज में पहुंच जाएंगी। तो पूरा खेल किसका होता है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का होता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज नहीं किया गया तो स्टेट मैटर का, आप बोल सकते हो कि मैटर के स्टेट्स के बीच में इंटर कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेसेस है ना, ये हो ही नहीं पाएंगी। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मेल्टिंग की प्रोसेस को, फ्यूजन की प्रोसेस को। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज दिख रहे हैं, यानी कि हम मेल्टिंग पढ़ रहे हैं, या आप इसको फ्यूजन भी बोल सकते हो। तो इसको हम कैसे समझेंगे भाई, इसको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, मैंने लिया हुआ है एक बीकर, और इस बीकर में रखी हुई है मैंने 1 kg आइस, ठीक है। कितनी आइस है भाई, आइस तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैं इसके सामने 1 kg लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आइस ली है और एक बीकर में भर के रखी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने इस बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है, एक थर्मामीटर डाला हुआ है। थर्मामीटर क्या करता है भाई, टेम्परेचर बताता है। और इसके बाद में एक ग्लास स्टरर भी रखा है, मतलब कि मैं जो आइस क्यूब है उसको बीकर के अंदर चला भी सकती हूँ, स्टर भी कर सकती हूँ। और नीचे से मैंने क्या किया है, एक बर्नर रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर रखा हुआ है, ताकि मैं इस बीकर को हीट प्रोवाइड करा सकूं, हीट एनर्जी दे सकूं। अब ध्यान से देखना पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है। अब जैसे ही हम बोलते हैं कि हमारा पूरा सेटअप रेडी हो गया, अब हमने बर्नर को चालू कर दिया। बर्नर जैसे ही चालू हुआ, हीट एनर्जी जो है बीकर को मिलने लगी। इनिशियली
बीकर के अंदर जो बर्फ थी, 1 kg बर्फ थी, उसका टेम्परेचर हम बोलते हैं कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। मुझे कैसे पता? तो भाई ये जो हमने थर्मामीटर लगा के रखा है ना, वो इसीलिए लगा के रखा है ताकि हम टाइम टू टाइम टेम्परेचर नोट कर सकें। ये सबको पता है, हम सबको पता है कि जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई करी जाती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, कब कब इंक्रीज हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम पता करेंगे इस थर्मामीटर से। तो इनिशियली जो हमने 1 kg आइस ली थी बीकर में, उसका टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगा। कितना हुआ, -4 हुआ, इसके बाद में -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, और फिर इसके बाद में एक स्टेज ऐसी आई जहां पे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं आइस क्यूब्स को, 1 kg आइस क्यूब्स को। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर कितना पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा, क्या होगा, इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने ऑब्जर्व किया कि भाई हमारी जो आइस क्यूब्स थी ना, वो तो मेल्ट होने लगी, वो तो पिघलने लगी। आइस क्यूब किस में कन्वर्ट होने लगी भाई, आइस हमारी कन्वर्ट होने लगी वाटर में, पानी में। स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले ही सेकेंड मैंने नोटिस किया कि यार अभी टेम्परेचर तो देखो ग्रेजुअली 5 से 4 हो गया, 4 से -4 से -3 हो गया, -3 से -2, -2 से -1, 0 हो गया। तो अगले सेकंड क्या होना चाहिए था, अगले सेकंड हम बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था टेम्परेचर। इसके बाद में हम बोलते हैं कि 2 डिग्री होना चाहिए था, 3 डिग्री होना चाहिए था, बढ़ते ही जाना था चाहिए था टेम्परेचर। लेकिन क्या हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया कि यार 1 सेकेंड बाद तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, उतना ही रहा। थर्मामीटर रीडिंग अपनी जो है 0 ही बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि हो सकता है कि 2-3 मिनट के लिए जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो स्टेबल है, उसके बाद में बढ़ेगा। मैंने 5 मिनट बाद भी चेक किया, 5 मिनट बाद भी क्या हुआ, 5 मिनट बाद भी टेम्परेचर उतना ही रहा। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है थर्मामीटर। इसका मतलब क्या है कि क्या मेरा थर्मामीटर खराब हो गया है? नहीं, मेरा थर्मामीटर बिल्कुल भी खराब नहीं था, वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। अभी तो बड़े अच्छे से इंक्रीज हुआ था, -5 से जो है 0 पहुंच गया था, तो 0 से कहानी आगे भी तो बढ़नी चाहिए ना। फिर और कुछ टाइम हो गया, 7-8 मिनट बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि अब जाकर के 0 डिग्री से टेम्परेचर से हम बोलते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अब 1 डिग्री हुआ है, 2 डिग्री हुआ है, 3 डिग्री हुआ है, टेम्परेचर रीडिंग दिखाने लगा। लेकिन जब तक आप बोल सकते हो कि 5-6 मिनट तक ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, बढ़ा नहीं। और जैसे ही मैं बोलती हूं कि पूरी मेरी आइस मेल्ट हो गई पानी में, तब जाकर के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या बोलना चाह रही हूं मैं कि इनिशियली क्या हो रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था क्योंकि हमने बर्नर जला के रखा हुआ था। भाई हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे और जो आइस क्यूब्स थी कंटेनर में वो उस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी, तो टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 डिग्री के पे आने पे हम बोलते हैं कि बर्फ मेल्ट होना शुरू हो गई, पानी में बदलने लगी। और जब तक पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो गई, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ, रुका हुआ था, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया था। और जैसे ही एक बार पूरी बर्फ पानी में पिघल गई, पानी बन गया, तब जाकर के हम बोलते हैं कि टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब सवाल मेरा ये है कि आखिर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर के क्यों रुक गया था? ये पूरा खेल पता है किसका है? ये पूरा खेल है इस हीट एनर्जी का, जो कि हम अपने आइस क्यूब्स को सप्लाई कर रहे थे। इनिशियली क्या हुआ था कि जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे थे आइस क्यूब्स को, भाई आइस क्यूब्स क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि आइस क्यूब्स पे क्या होंगे? आइस क्यूब्स के पास भी उनके क्या होंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। आइस क्यूब्स के पास भी उनके अपने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इनिशियली क्या हो रहा था
कि ये जो बर्नर है ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था और ये हीट एनर्जी आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर रहे थे। और ये जो हीट एनर्जी है ना, इसका पूरा का पूरा फोकस पता है किस चीज पे था? पूरा का पूरा फोकस ये था, ये चाह रहा था कि आइस क्यूब्स के जो पार्टिकल है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। काइनेटिक एनर्जी हमने फिजिक्स में पढ़ी है, मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि बर्नर से जो हीट एनर्जी मिल रही थी, जो सप्लाई हम कर रहे थे आइस क्यूब्स को, वो आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स उन हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे। अब्सॉर्ब करने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही थी, लेकिन क्या करें, अभी भी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स पे लग ही रहे हैं। अभी हमारी जो बर्फ है ना, वो पानी में कन्वर्ट नहीं हुई है कि पानी में कन्वर्ट हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ गए। आइस क्रिस्टल्स अभी भी, आइस क्यूब्स के पास अभी भी क्या है, सॉलिड स्टेट में ही है, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे पार्टिकल्स के बीच में। ऑल्दो पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गई थी और वो अपनी ही जगह पे बहुत तेजी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लगे थे, लेकिन बेचारे पार्टिकल्स यहां वहां नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उनको पकड़ के रखा हुआ था। अब क्या हुआ, ये कहानी कब तक चली? ये कहानी चली -1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक, और आप ये भी बोल सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये 0 डिग्री सेल्सियस तक कहानी चलती गई कि हीट एनर्जी आइस के पार्टिकल्स जो हैं अब्सॉर्ब करते गए और इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उस हीट एनर्जी से बढ़ती गई। पार्टिकल्स आइस क्यूब्स के अपनी जगह बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगे, बहुत स्पीड से वाइब्रेट करने लगे, लेकिन अभी अपनी जगह छोड़ करके वो नहीं जा पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा, इस हीट एनर्जी ने बोला पार्टिकल्स को, आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स को, कि अब हम तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेंगे। बेसिकली ये हीट एनर्जी क्या कर रही थी, आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जो हीट एनर्जी है उसने बोला क्या बोलते हैं इसके आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स को कि अब हम तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हीट एनर्जी ने आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स से बोला कि भाई पार्टिकल्स, तुम्हारे पास अब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो गई है, अब हम तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो फिर पार्टिकल्स ने बोला कि अगर आप हमारी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करोगे नहीं तो फिर आप करोगे क्या? क्योंकि भाई जो हीट एनर्जी है वो तो कंटिन्यूसली हम सप्लाई कर ही रहे हैं, हम बर्नर को बंद नहीं करेंगे जलने से, वो तो चलता ही रहेगा, तो हीट एनर्जी आती ही रहेगी। हीट एनर्जी ने बोला कि अब मैं दूसरा काम करूंगा। हीट एनर्जी ने बोला कि अब तुम्हारे बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है ना, मैं उसे ओवरकम करूंगा, मैं उसे तोड़ूंगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, हीट एनर्जी ने आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना बंद किया और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उसको ओवरकम कर लिया, ओवरकम किया और उसको तोड़ दिया। और जैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटा, कमजोर पड़ा, काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स की थी ही ज्यादा, पार्टिकल्स क्या करने लगे, मूव करने लगे। और जहां पार्टिकल्स मूव करने लगे उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या हो गई, कम ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट की प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में हम बोलते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस कम थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग थे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया किसने, हीट एनर्जी ने। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट गए और पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसिस थी वो इंक्रीज हो गई, प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई, जिसके कारण स्टेट चेंज हो गया और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ कन्वर्ट हो गई किसमें, पानी में। ये पूरा खेल हमने देखा कि ये था किसका, ये था इस हीट एनर्जी का। इस हीट एनर्जी ने सबसे पहले तो क्या किया, आइस क्यूब्स के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद में एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, उसे तोड़ा, जिसके कारण जो आइस क्यूब्स थे वो मेल्ट हो गए, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब
ये जो हीट एनर्जी जिसने कि एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया है, इस एनर्जी को मैं छुपी हुई हीट एनर्जी बोल रही हूं। ऐसा क्यों? ये हीट एनर्जी इसीलिए छुपी हुई हीट एनर्जी है क्योंकि इस हीट एनर्जी को हमारा जो थर्मामीटर रखा हुआ था बीकर में, हमारे पूरे सेटअप में, ये थर्मामीटर उस हीट एनर्जी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तभी तो देखो थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बताता रहा, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं। हमने यहाँ पे हीट एनर्जी की सप्लाई बंद नहीं करी थी, इसको हमेशा ध्यान में रखना। हमने यहाँ पे हीट एनर्जी की सप्लाई बंद नहीं करी थी, बर्नर पूरे टाइम जलता ही रहा, फ्लेम हमने ऑफ नहीं करी थी। हीट एनर्जी कंटिन्यूसली जो है ना सप्लाई करी जा रही थी, लेकिन फिर भी इस हीट एनर्जी की सप्लाई के कारण थर्मामीटर में जो टेम्परेचर का राइज होना चाहिए था वो हुआ नहीं आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक कि पूरी आइस पानी में मेल्ट नहीं हो गई, जब तक कि पूरा सॉलिड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में कंप्लीट नहीं हो गया, कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं। तो इस एनर्जी ने, हीट एनर्जी ने छुप के काम किया है, थर्मामीटर की नजरों से बच के काम किया है। क्या काम किया है? फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उनको ओवरकम किया, उसको तोड़ दिया, जिसके कारण सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी छुपी हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इसी छुपी हुई एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट या लेटेंट हीट, आप जो बोलना चाहो। इसी छुपी हुई एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट और लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो देखो ना, ये जो एनर्जी थी, ये जो हीट एनर्जी थी, ये छुपी हुई थी। हीट एनर्जी तो कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, सप्लाई हो ही रही थी, लेकिन थर्मामीटर उसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाया क्योंकि ये छिप के काम कर रही थी। वही थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज को नोट करता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नोट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो ही नहीं रही थी। हीट एनर्जी को आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। अब्सॉर्ब करने के कारण क्या हुआ? उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, वो बहुत तेजी से अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशन शो करने लगे, वाइब्रेट करने लगे एट अ वेरी हायर रेट, बहुत हाई स्पीड पे। लेकिन फिर भी मूव तो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी लगा हुआ था। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को यहां वहां जाने दे नहीं रहा था, मूव करने नहीं दे रहा था। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, इस छिपी हुई हीट एनर्जी ने बोला पार्टिकल से कि अब आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो चुकी है, अब हम आपकी काइनेटिक एनर्जी पे काम नहीं करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ रही थी, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसीलिए थर्मामीटर का टेम्परेचर देखो, थर्मामीटर की रीडिंग देखो, -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -1 एंड देन 0। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ने के कारण थर्मामीटर की रीडिंग देखो बढ़ती चली गई। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हुआ कि हीट एनर्जी ने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पे काम करना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हमें आपकी काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है, आपकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो गई है। अब हम काम करेंगे किस पे? अब हम काम करेंगे आपके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस पर। तो हीट एनर्जी ने अब अपना फोकस शिफ्ट कर लिया पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा, उसको ओवरकम किया, जिसके कारण क्या हुआ? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी हीट एनर्जी ने सफिशिएंट कर रखी थी, तो जैसे ही पार्टिकल्स को रोकने वाला फोर्स खत्म हुआ, पार्टिकल्स शुरू हो गए यहां वहां मूव करना। और यहां वहां मूव करने का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो इंक्रीज हो जाना, और जहां इंक्रीज हुई वहां समझ लो स्टेट चेंज हो चुका है। तो आपने समझा कि हम इस हीट एनर्जी को हिडन हीट क्यों बोल रहे हैं, छुपी हुई हीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसने छिप के काम किया है, थर्मामीटर इसे डिटेक्ट कर ही नहीं पाया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही थी पार्टिकल्स की, इसलिए टेम्परेचर ही नहीं बढ़ पा रहा था। थर्मामीटर उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर को नोट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हीट तो अभी भी जा रही थी। पूरी की पूरी हीट एनर्जी एट 0 डिग्री सेल्सियस यूज कर ली गई। किस चीज में? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? छुपी हुई हीट को लेटेंट हीट कहते हैं।
और यहाँ पे ये लेटेंट हीट किस काम आ रही है, तो ये मेल्टिंग के काम आ रही है। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ये जो छुपी हुई हीट एनर्जी है वो किस काम आ रही है, फ्यूजन के काम आ रही है। इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम देंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को कि वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आई रिपीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है बाय 1 kg ऑफ सॉलिड कि वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसी को हम बोल देते हैं, इसी पर्टिकुलर हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप बोलोगे कि मैम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बाकी चीजों से समझ में आई कि हाँ 1 kg सॉलिड को, यहाँ पे हमने 1 kg आइस का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन ये जो लेटेंट हीट है ना, ये लेटेंट हीट सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं कि 1 kg आइस के लिए नहीं है। ये किसी भी 1 kg सॉलिड को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना है तो ये लेटेंट हीट लगेगी ही लगेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, ये वो हीट एनर्जी है जो कि 1 kg सॉलिड को रिक्वायर्ड होती है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई, हमारे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है और ये एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं कि हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो अपनी तरफ खींचता है। आई रिपीट, हमारे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है और इस एटमॉस्फेयर को अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ के ग्राउंड के ऊपर एक क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की प्रेशर की एक यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये एक यूनिट होती है प्रेशर की। तो इसीलिए हमने बोला, जो भी आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, क्या यहाँ पे हमने कहीं भी प्रेशर को चेंज किया है, यहाँ पे हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। प्रेशर पे तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, प्रेशर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ किसी भी सॉलिड को कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, ये वो टेम्परेचर है जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। जिस टेम्परेचर पे कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड स्टेट का इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा होगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं कि वो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर है जहां पे क्या हो, पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, अपने लिक्विड फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे हो रहा हो। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा था किसका, आइस क्यूब्स का, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा था, वो हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या है कि आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि अगर आपने आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो वो मेल्ट होने लगेगी और वो उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने जो है -2 से, सपोज आपके फ्रीजर में आइस क्यूब का जो टेम्परेचर था वो -2 था, आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आ गए बाहर। 0 डिग्री पे आते ही क्या हुआ, उसने मेल्ट होना शुरू किया और टेम्परेचर फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा। नहीं, जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट यही सिखा रहा था हमें। आई होप ये पूरी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने आज देखा है कि प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट करता है मैटर की स्टेट को चेंज करने में, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमने सीख लिया। तो भाई आज के सेशन के लिए इतना ही। एक काम करते हैं, फटाफट से हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा था कि भाई मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, और ये तीनों स्टेट्स क्या करती हैं,
आपस में इंटर कन्वर्जन शो करती है, यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में, गैस सॉलिड में। आज हमने फोकस किया था किस पे? आज हमने फोकस किया था सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन पे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, और यू कैन से फ्यूजन भी कहते हैं। इसके लिए हमने 1 kg आइस ली थी एक बीकर में, उसको हमने रख दिया था कहाँ? एक ट्राइपॉड स्टैंड और एक बर्नर के नीचे, उसके ऊपर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया था और एक ग्लास का स्टरर ले लिया था चलाने के लिए, स्टरिंग के लिए। फिर इसके बाद में हमने क्या किया? हीट एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, बर्नर ऑन कर दिया, हीट एनर्जी सप्लाई होने लगी। हीट एनर्जी कहाँ गई? आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स के पास गई, आइस क्यूब्स के पार्टिकल ने उसे अब्सॉर्ब किया, जिसके कारण उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स अब बहुत तेजी से अपनी जगह पे क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे, बहुत ही स्पीड में वाइब्रेट करने लगे। एट अ फास्टर रेट वो क्या करने लगे? वाइब्रेशन शो करने लगे। लेकिन इस वाइब्रेशन का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी भी पार्टिकल्स के अराउंड क्या था? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स था उनके बीच में। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो रही थी, लेकिन हमारे पार्टिकल्स दूर दूर जा ही नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे, इनिशियली हम बोलते हैं कि आइस क्यूब्स का जो टेम्परेचर है वो -5 था। धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे हीट एनर्जी सप्लाई हुई, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगा, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 हो गया। 0 टेम्परेचर पे हमने देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, कि आइस क्यूब्स जो हैं वो अब मेल्ट होने लगी हैं, पानी में चेंज होने लगी है। फिर क्या होना चाहिए था? चलो ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा, तो अब फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज होना चाहिए था, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई पानी में, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ही नहीं, कांस्टेंट ही रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना बंद हो गई। पहले इंक्रीज हो रही थी क्योंकि हीट एनर्जी, बेसिकली आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे, और अब्सॉर्ब करने के कारण उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा था। थर्मामीटर नोट कर रहा था इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना बंद हो गई। क्यों इंक्रीज बंद हो गई? ऐसा नहीं कि हमने हीट एनर्जी की सप्लाई बंद कर दी थी, या हमने बर्नर को जो है ना ऑफ कर दिया था। बर्नर अभी भी चल रहा था, हीट एनर्जी अभी भी सप्लाई हो रही थी, लेकिन हीट एनर्जी ने पार्टिकल्स को बोला कि अब आप सबकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो चुकी है, अब हम आपकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाने वाले, अब हमारा फोकस होगा कहीं और। कहाँ होगा? आप पार्टिकल्स के बीच में ही जो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स लग रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे। तो इस हीट एनर्जी ने क्या किया? छुप के पार्टिकल्स के बीच में, आइस क्रिस्टल्स के, आइस क्यूब्स के पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था ना, उस कोहेसिव फोर्स को ओवरकम किया, उसको तोड़ा, जिसके बाद में क्या हुआ? उस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के बाद पार्टिकल्स यहां वहां मूव करने लगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक इनफ हो चुकी थी कि वो यहां वहां जा सके, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स ने पकड़ के रखा था। लेकिन हीट एनर्जी ने क्या किया? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस कोहेसिव फोर्स को ही तोड़ दिया। तो पार्टिकल्स को कोई बांध के रखने वाला था ही नहीं, पार्टिकल्स यहां वहां जाने लगे। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल्स मूव करने लगे, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने के साथ साथ हम बोलते हैं कि क्या हुआ? पार्टिकल्स जो है, आप बोल सकते हो कि लिक्विड स्टेट आ गई, सॉलिड से लिक्विड स्टेट आ गई, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही थी। इस हीट एनर्जी ने छुप के क्या किया? पार्टिकल्स के बीच के कोहेसिव फोर्स को तोड़ा। हीट एनर्जी की सप्लाई बंद नहीं हुई थी, हीट एनर्जी तब भी जा रही थी। ये पूरी की पूरी हीट एनर्जी यूज कर ली गई कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। इस छुपी हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। और ये हीट एनर्जी किस में काम आ रही है? फ्यूजन प्रोसेस में, मेल्टिंग प्रोसेस में, इसलिए इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? लिक्विड स्टेट में। आइस कन्वर्ट हो जाए किसमें? पानी में। ये वो टेम्परेचर होता है, और वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा भाई? मेल्टिंग पॉइंट MP, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस पिघलने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। ठीक है,
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये वो हीट होती है, हीट एनर्जी होती है जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को चाहिए होती है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए है 1 किलो सॉलिड को अपने आप को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भाई आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आगे की कुछ बातें। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।